नमस्ते, मैं हूं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएस जनरल साइंस सीरीज़ में एक नया टॉपिक जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे मेटल्स की। तो सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन करते हैं और मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों का? देखो, पहले तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं ना, तो मेटल्स का यूज़ होता है मैक्सिमम तारे बनाने में, है ना। और जो भी गर्मी को जो एक जगह से दूसरी जगह तक हीट को ट्रांसफ़र करता है मेटल होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर तक आयरन को आप आग में रखोगे तो एक एंड से दूसरी एंड में आप हीट टच कर पाओगे, तो वो हीट को भी कंडक्शन कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्शन करता ही है, क्योंकि तारों में भी आप मेटल्स का ही यूज़ करते हो। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी मेटल कर रहा है। और वो कैसा होता है? डक्टाइल और मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की टू बिटन अप इन थिन शीट्स, कि उनके पतली पतली शीट्स में उनको हम कन्वर्ट कर सके। अगर कर सके तो वो मेटल आपके पास में मैलिएबल है, ठीक है। तो सारे के सारे मेटल्स जो है वो मैक्सिमम मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मतलब आप उनको पीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम शीट्स होती है आपके पास में, ठीक है, आयरन शीट्स होती है, गोल्ड शीट्स होती है। तो ये बहुत मैलिएबल मेटल्स होते हैं जिनको आप पतला पतला शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इनका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है, ये टूटते नहीं है जल्दी जल्दी। आप इनको खींच के आप कोई भी शेप दे सकते हो, ये मैलिएबल होते हैं। दूसरी डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। पतली पतली वायर्स में अगर मेटल्स को कन्वर्ट कर पा रहे हो, आप किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो वो है डक्टाइल नेचर में। तो मेटल्स जो है वो डक्टाइल भी होता है, क्योंकि इनसे हम तारे भी बनाते हैं और इनको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से मेटल होते हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब आपके पास में मेटल्स के एग्जाम्पल है। और मेटल्स क्या होता है? एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सोडियम Na। तो Na अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना, तो क्या करेगा? ये मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं ना, ये कहाँ होता है? ये आपके पास पीरियोडिक टेबल अगर है ना, ये होंगे एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। तो ये पीरियोडिक टेबल अगर है तो मैक्सिमम ये वाले यहाँ वाले मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। और इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1, 2, 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मैक्सिमम, वही मेटल्स होते हैं। और ये वाले नॉन मेटल्स होते हैं जिनमें लगभग फुल्ली फिल्ड होता है, 5, 6, 7 ये वाले नॉन मेटल्स होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो जो ये मेटल होगा, जैसे सोडियम मैंने यहाँ से ले लिया, सोडियम के आउटर मोस्ट में मतलब सोडियम के पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स है 11। अगर आप इसको हीट कर दे दो थोड़ा, या एनर्जी दे दो इसको, तो ये बन जाएगा Na। इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक देना है, क्योंकि स्टेबिलिटी कब आती है? अंदर वाली शेल में 2 आते हैं, बाहर वाली में 8 होते हैं, उसके बाद 1 बच गया इसके पास, तभी 11 बने ना। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। अगर आप ये एनर्जी दे दो इसको, ये एनर्जी ले लेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से निकल जाएगा, उस शेल से एक्साइट हो जाएगा बाहर, और बचेगा क्या? 2 और 8 बचेगा, 2 और 8 बचेगा। और ये कैसे हो जाएगा? फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे सारे के सारे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। फिर सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम बन जाएगा Na पॉजिटिव, क्योंकि एक इसने दे दिया ना, और जो एक दे देता है वो Na पॉजिटिव हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अगर मैग्नीशियम, इससे अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है, 8 है और फिर 2 है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2 दे देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल के लिए, और ये बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो क्या पता चल रहा है यहाँ से कि जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करते हैं और क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये वाले सारे पॉजिटिव आयंस होता है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आपको कोई मेटल को देख के आप कैसे पता कर सकते हो कि वो फिजिकल मेटल है या नहीं है। तो पहली चीज आप फिजिकली अगर देखोगे तो मेटल आपके होंगे हार्ड। तो हार्डनेस सबसे पहली बात होगी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। जो अगर आपको कोई भी एलिमेंट हार्ड दिख रहा है तो मतलब वो मेटल है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, है ना। तो जितने भी एक्सेप्शन है मेटल्स, कुछ मेटल्स होंगे जो आपके हार्ड नहीं होंगे, थोड़े वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ताकि आप उनको नाइफ से भी कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। कोई होते हैं जो लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस होती है और इन एक्सेप्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो उन एक्सेप्शन को हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप वो एक्सेप्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हार्डनेस सबसे पहले हम देखेंगे, मेटल हार्डनेस होगी। तो जितने भी मेटल होता है वो हार्ड होता है एक्सेप्ट फॉर सम एल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है ये हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और इसीलिए इनको नाइफ से भी काट सकता है। दे कैन बी कट बाय यूजिंग नाइफ एज वेल, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे स्ट्रेंथ। जो मेटल होते हैं उनमें स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। उनको आप उनमें कितना भी ज़्यादा भारी लोड अगर आप लगा दो फिर भी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खिंचता नहीं है ना, टूटेगा नहीं वो। तो स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होगी। क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होता है ये, तो इनसे बिग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आयरन को इनको आप यूज़ करते हो, कॉपर को यूज़ करते हो बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, है ना। तो इन के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो बड़े बड़े बिग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ की वजह से। तीसरा है स्टेट। जो मेटल है वो कैसे होंगे, सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट फॉर mercury. Mercury is the only metal which is in liquid state at room temperature. room temperature पे भी ये कैसा पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, तरल अवस्था में मिलता है। मरकरी मतलब पारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो साउंड। साउंड, मेटल जो है हमेशा वो साउंड करते, एक टन आवाज़ आती है अगर आप वो मेटल को बीट करते हो किसी तरह से, तो एक रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए मेटल से आप बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हो, है ना, सारे मेटल से ही बनते हैं आपके पास में, क्योंकि ये सोनोरस होता है। सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्कूल में बेल जो होती थी पहले, है ना, तो वो भी मेटल्स की होती थी, वो एलॉय होता है, पर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये याद रखना मेटल जो है वो सोनोरस होंगे, एक उनके अंदर से एक रिंगिंग आवाज प्रोड्यूस होती है। अगला प्रॉपर्टी इसका है कंडक्शन। मेटल जो होता है, अभी हमने बात करी मेटल की डेफिनेशन में कि ये कंडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये कंडक्ट करते हैं बहुत अच्छे। तो सबसे अच्छा जो मेटल है, जो अच्छा कंडक्टर है, दैट इज सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कॉपर आ जाता है, तो सिल्वर सबसे अच्छा है, उसके बाद कॉपर है। पर हम कॉपर को क्यों यूज करते हैं फिर वायर्स में, सिल्वर को क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर इज एक्सपेंसिव, है ना, और कॉपर कंपैरेटिवली चीप होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है ज्यादा, कॉपर को, ठीक है। अगला है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी अभी हमने डिस्कस किया, जिससे ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे मेटल कैन बी बीटन अप इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स में हम उसको ऐसे ऐसे कन्वर्ट करके बना सके, ठीक है। तो ये जैसे आपको ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बड़े स्ट्रक्चर जैसे हम बना रहे हैं, बिग शिप्स बना रहे हैं, तो इन बिग शिप्स में आप यूज़ कर सकते हैं जो आप इनसे थिन शीट्स बना रहे हैं, उसका यूज़ उसमें कर सकते हैं। फिर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, अभी डिस्कस किया, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बीटन अप इनटू थिन वायर्स, है ना, जिससे हम वायर्स को, पतली पतली वायर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, वो होगा डक्टिलिटी। तो इससे हम वायर बनाते हैं। कॉपर के वायर जैसे यहाँ पे दिखाई है, तो कॉपर की वायर्स होती है, अच्छी कंडक्टर होती है, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, अभी आगे पढ़ेंगे कि इनका बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये कैसे होता है, इन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और ये क्या करते हैं, बड़े एक दूसरे से ये स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्टेड होता है,
तो इनको दूर करना, इनके बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम अभी हमने डिस्कस किया, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, तो इनका कंपैरेटिवली इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, कम है। डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड होता है तो मतलब ज़्यादा डेंस भी है, मतलब उनका घनत्व भी ज़्यादा है, तो इसीलिए मेटल हैव हाई डेंसिटी। कलर, मोस्ट ऑफ द मेटल जो होता है वो कैसे होता है, या तो वो सिल्वरी ग्रे होंगे, है ना, सिल्वरी ग्रेइश कलर के होंगे ऐसे, या फिर गोल्डन येलो, कुछ येलोइश कलर के होता है ना, गोल्डन येलोइश, तो ये कैसे होता है, ग्रे इन कलर, बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शन, है ना। मैक्सिमम तो कैसे होते हैं, ग्रेइश होते हैं, सिल्वरी ग्रेइश कलर के, पर गोल्ड और कॉपर जो है वो एक्सेप्शन है थोड़ी, ठीक है। ये होता है मेटल्स। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब देखेंगे केमिकली हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, है ना। मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको गिव आउट करेगा मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, K+O2, ये आपको दे रहा है K2O, ठीक है, तो ये कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होगा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा और तुरंत होने वाला होगा, मतलब, है ना। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड Pb होता है लेड, ये स्लोली करते हैं एयर के साथ रिएक्ट, है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं टू प्रिवेंट द कोरोजन, है ना। आपको ऐसे बोला जाता है कि हर मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। फिर अगर आप एल्यूमिनियम फॉयल में अपना खाना पैक कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं हम खाना पैक करने में, और भी चॉकलेट्स को पैक करने में एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं, पर ये तो अगर एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है तो ऑक्साइड्स तो खाने में भी मिल सकता है, और ऑक्साइड खाने में मिल जाएंगे तो रेंसिडिटी हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा, है ना, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है अगर खाने के साथ ऑक्सीजन मिल जाए। फिर भी एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों होता है खाना पैक करने में या किसी भी चीज़ में रैप करने में फूड को, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बना देता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो एक थिन लेयर ऊपर से बना देता है, ये Al2O3 बनाता है, वो Al2O3 बनाता है, ये ऑक्साइड्स बना देता है और इसकी एक लेयर बना देता है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन रुक सके, क्योंकि एल्यूमिनियम पूरा कवर हो जाएगा उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। अब जो अगले वाला आने वाला ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको फेस करना पड़ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर को। तो एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, ये इन सब की एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की। तो ये स्लो लेयर के साथ रिएक्ट करता है और प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है, और कोरोजन को प्रिवेंट करती है। ऑक्सीडेशन से ही कोरोजन होता है ना, ठीक है। फिर है सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट और बर्न विद एयर, है ना। सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ये क्यों नहीं करते, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, सिल्वर, और ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में आते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं एयर के साथ में, बर्न नहीं करते हैं, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, देखो मेटल वाटर के साथ बना रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। मेटल पहले ऑक्सीजन के साथ किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया, अब मेटल वाटर के साथ कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज आउट कर रहा है। याद रखना है मेटल हाइड्रोजन को कब रिलीज करेगा, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना के हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। एग्जाम्पल, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaOH ये बना दिया मेटल हाइड्रोक्साइड और यहाँ रिलीज हो गया बाहर H2, ठीक है। वैसे ही कैल्शियम वाटर के साथ किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 बाहर रिलीज हो गया। ऐसे ही मैग्नीशियम वाटर के साथ किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन रिलीज किया। सिमिलरली एल्यूमिनियम को देखोगे तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिलीज हुआ
और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सेम अगर आप देखोगे आयरन के साथ Fe है ना, Fe3O4 बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए क्या चीज़ है, रिएक्शन विद मेटल जब हम देखेंगे तो वाटर के साथ भी कैसे, कुछ मेटल होता है जो कोल्ड वाटर के साथ करता है, कुछ होता है जो हॉट के साथ करता है, कुछ होते हैं जो स्टीम के साथ करता है। तो ये याद रखना, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर के साथ कौन से करता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, ठीक है। और रिएक्शन विद स्टीम के साथ कौन करता है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये जो तीनों के तीनों मेटल्स है ये क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद हॉट वाटर के साथ करता है। फिर रिएक्शन विद ये करता है लेड, कॉपर और AgAu और CaNMg फ्लोट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन से जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो Ca और Mg जो हो गए वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। क्यों करता है, क्योंकि कैल्शियम को आपने पानी में डाला, वो पानी के साथ रिएक्ट करने लग रहा है। पर अब क्या हो गए, छोटे छोटे बबल बन जाएंगे, जो हाइड्रोजन गैस जिनमें अंदर गैस ट्रैप होगी, वो छोटे छोटे बबल इसके सरफेस पे लग जाएंगे। और इसके सरफेस पे अगर बबल लगा है तो ये उसको क्या करा देता है, फ्लोट करा देता है ऊपर सरफेस पे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर एज बबल्स ऑफ H2 गैस जो रिलीज हो रही है वो बबल में ट्रैप हो जाएगी अंदर, और बबल जो इसके सरफेस पे चिपक जाएंगे और उसको फ्लोट करवा देंगे पानी में, ठीक है। अगला है आपके पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। जब मेटल ऑक्साइड हम पढ़ रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड में हमें पता होना चाहिए एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स कौन सी होती है ना। तो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड होती है ऐसी ऑक्साइड मेटल्स की जो रिएक्ट करती है एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ, ठीक है। एसिड और बेस के साथ जो दोनों के साथ रिएक्शन करेगी उसको बोला गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। देखेंगे कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सी है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है और स्कैंडियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये है आपके पास में एल्यूमिनियम, जिंक, है ना, और लेड इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये HCl के साथ जब रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तो पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही देखेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, एसिड क्या है, HCl है, क्या बनाएगी ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया, है ना, AlCl3 और वाटर रिलीज आउट कर दिया। अब अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर करे बेस के साथ रिएक्ट, एक बार एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, एक बार बेस के साथ रिएक्ट कराना है, तो ये बना देगी NaAlO2 और वाटर रिलीज हो जाएगा बाहर, है ना। तो देखो दोनों के साथ एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रही है। सिमिलरली अगर देखोगे जिंक ऑक्साइड पहले HCl एसिड के साथ रिएक्ट करी, जिंक क्लोराइड और वाटर बाहर निकल गया, और जिंक ऑक्साइड फिर रिएक्ट करी NaOH बेस के साथ में, फिर Na2ZnO2 ये सॉल्ट बना दिया और वाटर रिलीज कर दिया। तो क्या हो रहा है, जब भी आपके पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करिए एसिड के साथ या बेस के साथ, किसी के भी साथ, एसिड या बेस किसी के भी साथ रिएक्ट करिए, तो बना रही है सॉल्ट और वाटर को रिलीज आउट कर रही है, ठीक है। तो ये होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि दोनों के साथ रिएक्ट करे, एसिड्स एज वेल एज बेसिस। अगला देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में अगला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे मेटल विद डाइल्यूट एसिड, है ना। अब डाइल्यूट एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराना है मेटल का। तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व इसमें हो रहा है। और कब हो रहा था, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तब भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब डाइल्यूट एसिड के साथ करेगा तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कब क्या बना के निकलेगी, एक मेटल सॉल्ट बना के निकलेगी। एक चीज याद रखनी है, कॉपर Ag और Hg डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्यों, क्योंकि एक तरह से ये फुल्ली फिल्ड होता है तो इनको नोबल मेटल बोला जाता है। तो जो फुल्ली फिल्ड होंगे वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना चाहते हैं ना, तो ये स्टेबल होता है एक तरह से, तो इनको नोबल मेटल्स बोला जाता है, ठीक है।
फिर आपके पास में है अगर हम देखें आयरन के साथ, सबसे पहले मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ करा रहे हैं, तो आयरन को देखो HCl के साथ कराया तो FeCl2 और H2 रिलीज हो गई, है ना। तो आपने हाइड्रोजन रिलीज करवा देनी है सॉल्ट बना के, तो MgHCl बनाया और MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो गई। फिर ZnHCl और ये बना सॉल्ट जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम को देखोगे HCl के साथ तो ये बन गया सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो गई, है ना। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि चलो हाइड्रोजन HCl के साथ तो हमने करवा दिया, H2SO4 के साथ कराएंगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। पर डाइल्यूट बोला है तो इसको भी डाइल्यूट पहले करना पड़ेगा, तो कार्बोनिक एसिड के साथ करोगे, है ना, H2CO3, तब भी बात बन जाएगी। पर जब बारी आएगी HNO3 की, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं होगा। H2 गैस डज नॉट इवॉल्व, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब मेटल को ट्रीट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ जब रिएक्ट करा जाएगा। बाकी सारे एसिड के साथ ये H2 देगी, पर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि HNO3 में जो आपके पास में नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, है ना, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मतलब हुआ? जो ऑक्सीजन दे दे, है ना, ऑक्सीजन अपना दे दे। तो ये ऑक्साइड को ये क्या करेगा? इट ऑक्साइड द हाइड्रोजन गैस, जो H2 रिलीज हो रहा है ना, उसको ये अपना ऑक्सीजन दे देगा, है ना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक मिनट, HNO3 ये अपना ऑक्सीजन इजीली दे सकता है, क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि, तो कैन गिव ऑक्सीजन इजीली, है ना, इजीली दे सकता है। तो जो वाटर इसको जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, HNO3 प्लस मेटल हो रहा होगा, यहाँ पे एक सॉल्ट बनके जो H2 रिलीज हो रहा होगा, इसको ये अपना ऑक्सीजन दे देगा, क्योंकि ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ऑक्सीजन दे देगा तो ये वाटर बन जाएगा, और अगर वाटर बन गया तो H2 रिलीज नहीं होगी, तो देखो ये अपना हाइड्रोजन दे देगा लिबरेटेड इनटू वाटर, और वाटर रिलीज आउट हो जाएगा, बल्कि, है ना, खुद को रिड्यूस कर देगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसीलिए सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रस ऑक्साइड HN2O3, है ना, ये वाली जो ऑक्साइड्स होती है, NO हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड में भी ऐसा ही, नाइट्रोजन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीजन तुरंत दे देता है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यह रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास, है ना। अगला रिएक्शन जो बचता है लास्ट मेटल का रिएक्शन, उसको समझने के लिए पहले रिएक्टिविटी सीरीज का मालूम होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये हम एक सीरीज है, मेटल की सीरीज है, जिसमें मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी रिएक्टिविटी, और सबसे लास्ट में होगा सबसे कम रिएक्टिव मेटल, है ना। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है ना। क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके नींबू से पकाता है, क्योंकि हर आलू अलग पकाता है, ठीक है। लास्ट में है पकाता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं 16th, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ये है पकाता है ना। और पकाता है क्या है? प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है। ये है लास्ट 16th। तो केदार का के हम लेंगे, के है पोटाशियम, नाथ Na सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, जरा Zn जिंक,
फीके, आयरन, नींबू, निकल, से टिन हो गया आपके पास में, और पकाता लेड हो गया, और जो है हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि का कॉपर आ गया, और हर का Hg आ गया मर्क्यूरी, अलग Ag है ना सिल्वर, और आलू से आ गया गोल्ड, और पकाता है से आ गया प्लैटिनम, लास्ट सबसे कम रिएक्टिव। तो याद रखना है केदारनाथ का मान ली आलू ज़रा फीके नींबू से पकाता है, तो क्योंकि हर आलू अलग आलू पकाता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर कोई भी रिएक्शन आपको करनी है तो ये मालूम होना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है रिएक्टिविटी सीरीज से, बल्कि बना हुआ है पहले, है ना, काफ़ी एग्जाम्स में यहाँ से। तो लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, है ना, एक मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट से रिएक्ट कराना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मेटल है वो दूसरे सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखो इसमें होता क्या है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट, है ना, तो मेटल को वो हटा देगा वहाँ से। अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट के साथ है तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो सॉल्ट को अपने साथ ले लेगा और लेस रिएक्टिव को हटा देगा वहाँ से, है ना। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आएगा, जैसे मान लो मेटल ए है और सॉल्ट ऑफ मेटल बी है, तो क्या करेगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा और मेटल बी अलग हो जाएगा अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो। जैसे रिएक्शन देखो, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर रिलीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सीरीज मालूम है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके नींबू से पकाता है ना, इतना ही लिखती हूँ। तो देखो आयरन और कॉपर को देखो, है ना, तो आयरन और कॉपर को देखो, आयरन यहाँ है, ठीक है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर नीचे आता है इससे भी, क्योंकि, है ना, यहाँ आता है कॉपर। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो आयरन अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका सॉल्ट ही अपने साथ ले लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा और रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस करेगा सॉल्ट को अपने साथ और कम रिएक्टिव वाला साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जैसे एल्यूमिनियम और फेरस सल्फेट, है ना, या आयरन सल्फेट। तो एल्यूमिनियम कहाँ पे आता है, यहाँ देखो एल्यूमिनियम है यहाँ पे और आयरन आता है यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर लेगा सॉल्ट को अपने साथ और जो आपके पास में आयरन है वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम का रिएक्शन है। अब जिंक और एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है, तो जिंक है यहाँ और एल्यूमिनियम है ऊपर, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम के पास जो सॉल्ट लगा है, क्या ये अपना सॉल्ट देगा इसको? नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इससे ही बॉन्ड बना के रखेगा, कम रिएक्टिव वाला इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, सेम अगर आगे देखोगे, कॉपर और जिंक सल्फेट दिया है, तो कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा, नहीं ये रहा नीचे, सॉरी ये कैल्शियम है, कॉपर ये रहा, कॉपर और आपको दिया है जिंक, जिंक है ऊपर। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो अपना सॉल्ट नहीं देगा, कॉपर को अपना सॉल्ट नहीं देगा, अपने पास ही रखेगा, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखो, यहाँ से अब देखो क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं आपको एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये पहला क्वेश्चन तो यूपीएससी का है, ठीक है, उसके बाद बाकी छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। इनकी क्या क्या है, इनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी? तो फिर से रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो, केदारनाथ
का, माली, आलू ज़रा फीके नींबू से पकाता है। तो क्या क्या बोला है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, यही बोला है शुरू का। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उसके बाद रिएक्टिव है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही ऑप्शन हो गया। ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम और ये सबसे कम। ठीक है, अगला देखो, which metal start to burn on heating in air and then continue to burn as a powder when sprinkled। ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जो बर्न करना शुरू करता है स्टार्ट ऑफ हीटिंग इन द एयर, जब उसको एयर में हीट करेंगे, और फिर कंटिन्यू करता है बर्न एज पाउडर इज स्प्रिंकल्ड, है ना, जब पाउडर के फॉर्म में तो फिर भी वो स्प्रिंकल करता रहता है, तो वो होगा आयरन। ठीक है, ये वाले तो नहीं करते हैं बर्न, है ना, मेटल जो बर्न हीटिंग पे बर्न हो जाएगा एयर में, तो वो होगा आयरन। ठीक है, ये जो सारे हैं ये लेस रिएक्टिव है ना, क्योंकि, और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इनमें से, तो ये होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर आप देखोगे तो ये लास्ट में आता है। ठीक है, और ये पहले आ जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये बर्न करेगा, है ना। तो सारे देख रहे होंगे अगर आपको, तो रिएक्टिविटी सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसकी बहुत ईजी ट्रिक है, आप याद कर सकते हो उसको। Which of the following metal used to making galvanized iron sheets? Galvanized क्या मतलब होता है? तो galvanization होता है एक ऐसा प्रोसेस, है ना, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हो आप, जिंक कोटिंग करते हो, जिंक कोटिंग ऑन आयरन। क्यों, क्या जरूरत है हमें आयरन पे जिंक कोटिंग करने की? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग से, जंग लगने से अगर आयरन को बचाना है तो उस पे हम जिंक की कोटिंग करते हैं। तो वो जिंक की कोटिंग करके जो शीट्स बनाई जाती है और उसको हम आयरन पे लगाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज। तो गैल्वेनाइज शीट्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? अभी बताया, जिंक की शीट्स बनती है तो जिंक का यूज किया जाता है गैल्वेनाइज पे। विच ऑफ दीज मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करता है मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस उसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस देने के लिए? तो अब भी हमने डिस्कस किया था पीछे कि ये वाला जो है मैग्नीशियम देखें या आयरन या जिंक देखें, ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, और ये हाइड्रोजन से अगर ऊपर आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे केदारनाथ का, माली, आलू ज़रा फीके नींबू से पकाता है, तो है में हाइड्रोजन आता है, उससे ऊपर आते हैं ये सारे मैग्नीशियम और आयरन और जिंक, तो ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से ज़्यादा, और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो कॉपर ही खाली एक ऐसा होगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं दे पाएगा, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा HCl के साथ, है ना। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आप कॉपर का रिएक्शन करोगे HCl के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा? अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना ले और हाइड्रोजन को अकेला कर दे, पर इसके साथ ये बॉन्ड तब बनाएगा अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रिएक्टिव होगा, मतलब, है ना, हाई रिएक्टिविटी होगी। पर क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इससे ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा सॉल्ट को, और डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन अकर नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो खाली कॉपर ही ऐसा मेटल होगा जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। फिर अमंग द फॉलोइंग विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो हमने बात करी सिल्वर होता है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, उसके बाद कॉपर होता है, पर हम कॉपर का यूज़ करते हैं वायर्स में क्योंकि सिल्वर एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली कॉपर की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आज हमने डिस्कस किया मेटल्स को। अब हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।